यह कहानी बहुत ही मजेदार है, इसको पूरा जरूर सुनिए। अवंतिका अपनी 50 लाख की चमचमाती सफेद गाड़ी से धूल उड़ाती हुई गांव की गलियों में पहुंचती है। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरती है, अपनी सैंडल की हील को मिट्टी में धंसते देख उसका मुंह बुरी तरह बन जाता है। ओह माय गॉड भैया, यह कैसी जगह है? यहाँ तो चारों तरफ से मिट्टी और गोबर की बदबू आ रही है। छी 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 छी, यहाँ कोई इंसान कैसे रह सकता है? मेरी गाड़ी देखो, टायर से लेकर छत तक धूल की चादर चढ़ गई है। पूरे 50 लाख की गाड़ी है मेरी। अब इसे शहर ले जाकर डिटेलिंग करवाने में हजारों रुपए लग जाएंगे। मैं यहाँ 2-3 दिन कैसे काटूंगी? यह सोचकर मुझे पसीने आ रहे हैं। मेरी तो पूरी वाइब ही खराब हो गई यहाँ आकर। अवंतिका बड़बड़ाते हुए अपने बाहरी सूटकेस को घसीटकर घर की दहलीज पार करने वाली थी कि तभी उसकी चाची घर के बाहर एक पुराने झाड़ू से जोर जोर से धूल उड़ाकर सफाई करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर अरे ये क्या बदतमीजी है चाची, आपको दिखाई नहीं देता कि कोई सामने खड़ा है? हाँ, इन लोगों में कोई संस्कार नाम की चीज है या नहीं इस गांव में? कितना ज्यादा गंदा कर दिया मेरी साड़ी को। अभी तो मैं घर के अंदर भी नहीं घुसी हूँ और मेरा यह हाल कर दिया। हे भगवान, आगे के दिन मेरे इस नर्क जैसे घर में कैसे रहेंगे? अवंतिका गुस्से में अपने सैंडल पटकती हुई घर के अंदर की तरफ बढ़ती है, जहां उसकी भाभी प्रिया एक बड़ी सी पीतल की थाली में आरती सजाकर सिर पर पल्लू रखे खड़ी होती है। प्रिया जैसे ही आरती उतारने के लिए थाली घुमाती है, वैसे ही अवंतिका हाथ से धुआं हटाते हुए कहती है, अरे भाई बस कीजिए प्लीज, ये बाहर की धूल मिट्टी कम थी जो अब आप मुझे इस दिए के धुएं से पोल्यूशन का शिकार बनाना चाहती है। भैया देखिए ना, अपनी पत्नी को इन्हें समझाइए ना, यह सब बहुत ओल्ड फैशन और पिछड़ा तरीका है। आजकल के जमाने में यह सब आरती वाद की नौटंकी कौन करता है? भला मैं थक गई हूँ और आप लोग मेरा दम घोट रहे हैं। अरे अवंतिका शांत हो जा, ये कैसी बातें कर रही है तू? एक तो हम सब तुझे इतना याद कर रहे थे, इतने सालों बाद तू अपने पुराने घर अपने गांव आई है और आते ही तूने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। भैया मुस्कुराहट कहाँ से आएगी? आप खुद अपनी आंखों से देखिए ना, इस घटिया सी जगह पर आने की वजह से मेरी इतनी कीमती गाड़ी कितनी गंदी हो गई है। और इन चाचा चाची को देखिए, इन्हें कोई तमीज ही नहीं है क्या? वो झाड़ू ऐसे लगा रही है जैसे कोई क्रिकेट का मैदान साफ कर रही हो। मेरी साड़ी खराब कर दी। आपको पता है भैया ये साड़ी मैंने किस डिजाइनर से ली थी और इसकी कीमत क्या है? प्रिया आरती की थाली पकड़े खड़ी खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे पता था कि ननद शहर की हवा खाकर आई है तो थोड़े नखरे करेगी, पर इतने ज्यादा घटिया शब्द सुनकर उसका पारा चढ़ जाता है। प्रिया अब चुप नहीं रह पाती। बस अवंतिका, बहुत बोल लिया तुमने। हम लोग गांव में रहते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमें गवार समझो और कुछ भी बोलती रहो। माना कि तुम शहर से आई हो और बहुत रईस बन गई हो, पर तमीज तो शहर में भी सिखाई जाती होगी ना। और रही बात तुम्हारी गाड़ी की, तो यह गांव है, यहाँ सड़कें शीशे की नहीं होती। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी गाड़ी घर की दीवार तोड़कर सीधा तुम्हारे बेडरूम के अंदर लैंड करवा दी जाए। अरे थोड़ा तो सब्र रखो और अपनों से बात करना सीखो। प्रिया क्या बोल रही हो तुम? मेरी एक ही बहन है, इतने सालों बाद आई है और तुम उसे आते ही खरी खोटी सुना रही हो। कुछ तो लिहाज करो। राहुल जी आपकी बहन आई है तो मैं भी उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की ही कोशिश कर रही हूँ। देखिए मैंने पूरे घर के कोने कोने से सफाई की है, उनके लिए 36 तरह के पकवान बनाए हैं। सुबह से रसोई में खड़ी हूँ और आरती की थाली लेकर किसी फिल्म हीरोइन की तरह इनके स्वागत में खड़ी हूँ। पर अवंतिका है कि इसे हमारे मेहनत और हमारे जज्बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। अपमान सहना मेरी फितरत नहीं है। अवंतिका के पास प्रिया की खरीखरी बातों का कोई जवाब नहीं होता। वो पैर पटकती हुई चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने चेहरे पर ढेर सारा क्रीम पाउडर पोतकर एक नई महंगी साड़ी बदलकर खाने के टेबल पर आकर बैठती है। अरे वाह, अब लग रही है ना मेरी बहन एकदम क्वीन। अवंतिका देख, तेरी भाभी ने तेरी पसंद का कितना कुछ बनाया है, अगर कुछ और खाने का मन हो तो बता दे। प्रिया तुरंत रसोई में जाकर ताजा बना देगी। बस तू खुश रह बहना। हाँ भैया, भाभी ने। निकली हुई तोद और भाभी के बढ़ते वजन को देखकर ही पता चल रहा है। भैया आप लोग शहर क्यों नहीं आते? कुछ हेल्दी और ऑर्गेनिक खाना नहीं खा सकते क्या, जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहे और आप लोग थोड़े प्रेजेंटेबल लगे?
इस उम्र में इतना तेल और घी खाना मतलब मौत को दावत देना है। मेरी प्यारी ननद जी, तुम अभी भी सुबह वाली बात का गुस्सा लेकर बैठी हो क्या? चलो अब सब भूल जाओ और देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। ये देखो गांव की एकदम ताजी गाढ़ी देसी मलाई है और ये गर्मा गर्म आलू गोभी के पराठे। बचपन में तो तुम 4-4 पराठे एक साथ खा जाती थी, याद है ना? अवंतिका उन पराठों को ऐसे घूरती है जैसे उनमें से कोई कीड़ा निकलने वाला हो। वो अपनी नाक सिकुड़ती है और भाभी की तरफ देखकर बड़े नखरे से जवाब देती है, ओह माय गॉड भाभी, सीरियसली इसमें कितना ज्यादा ऑयल और घी टपक रहा है। क्या इस घर में अनाकारो ये चिया सीड्स नहीं है? क्या आप लोग किन्हा नहीं खाते? मैं यह तेल से लथपथ पराठे नहीं खा सकती। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरी स्किन खराब हो जाएगी और मेरी फिटनेस का तो सत्यानाश हो जाएगा। मुझे अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आपकी तरह नहीं कुछ भी खा लिया। अवंतिका, ये एवाकाडो फेवकाडो जो तुम बोल रही हो ना, ये सब नाम हमने पहली बार सुना है। यहाँ गांव में यह सब नहीं उगता। यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है। तुम एक बार ये पराठे खाकर तो देखो, मेरी गारंटी है तुम शहर के उन महंगे होटलों का स्वाद भूल जाओगी। एकदम घर का और साफ खाना है। हाँ भाप फैट होता है। अगर आप मेरे लिए सच में कुछ कर सकती है तो बस एक ब्लैक कॉफी बना दीजिए। और सुनिए भाभी, कॉफी विदाउट शुगर होनी चाहिए और पानी एकदम फिल्टर्ड होना चाहिए। प्रिया को बहुत गुस्सा आता है कि सुबह से रसोई में खड़ी होकर इतनी मेहनत की और इस लड़की ने चखा तक नहीं, पर वो फिर भी ब्लैक कॉफी बनाकर ले आती है। तभी अचानक अवंतिका के कमरे से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। क्या हुआ अवंतिका, तू चिल्लाई क्यों? कहीं कुछ काट तो नहीं लिया किसी ने? सब ठीक तो है? भाभी देखिए, देखिए उस दीवार पर उस कमरे में इतनी बड़ी छिपकली है। ओ गॉड, मुझे छिपकली से बहुत ज्यादा फोबिया है। आप लोग क्या सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते क्या? कैसे रह लेते हो आप लोग इन जानवरों के बीच में? मुझे तो यहाँ एक पल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। अरे अवंतिका, तू भी ना डरा दिया। गांव का पुराना घर है, खेतों के पास है। यहाँ तो हर घर में छिपकली, मक्खी और कभी कभी मेंढक भी आ जाते हैं। उसमें डरने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। वो तुझे कुछ नहीं करेगी, तू बस आराम कर। पता नहीं मुझे यहाँ और क्या क्या भयानक चीजें देखनी पड़ेगी। अच्छा सुनिए भाभी, अब मेरा मूड बहुत खराब हो गया है। मैं नहाने जा रही हूँ। अब जरा मेरे बैग से मेरे डिजाइनर कपड़े निकाल दीजिए और उन्हें बैग पर रख दीजिएगा। अवंतिका बाथरूम में जाती है और बाल्टी में रखे पानी को उंगली से छूते ही फिर से पूरे घर को सिर पर उठा लेती है। अब ये नया क्या ड्रामा है भाभी? ये पानी इतना हार्ड क्यों लग रहा है? छूने से पता चल रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स ऑर्गन भी है। यह पानी बहुत अजीब और चिपचिपा है। पानी में क्या कमी हो सकती है? यह सुबह का ताजा पानी है। हमने कुएं से सीधा पाइप का कनेक्शन लिया हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ 4 घरों के पास ही ऐसा मीठा पानी आता है। तू नहा कर देख, थकान मिट जाएगी। कुएं का पानी, सॉरी भाभी, मैं इस गंदे पानी से बिल्कुल नहीं नहा सकती, वरना मेरी स्किन पर प्रेशियस हो जाएंगे और मेरे महंगे हाईलाइट किए हुए बाल झड़ने लगेंगे। यहाँ मिनरल वाटर या बिसलरी की बोतलें नहीं मिलती, मुझे उसी से नहाना है। प्रिया अब अपना सिर पकड़ लेती है। उसे समझ में नहीं आता यह लड़की सच में शहर से आई है या दूसरे किसी ग्रह से। माफ करना अवंतिका, यहाँ नहाने के लिए मिनरल वाटर नहीं मिलेगा और वैसे भी दुकान यहाँ से 3 मील दूर है। अब इतनी धूप में नहाने के लिए 2-3 बड़ी कैन पानी कहाँ से लाएंगे हम? यह क्या पागलपना है? नहीं, फिर मैं नहीं नहा पाऊंगी। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। एक काम करो भाभी, इस पानी को चूल्हे पर ले जाकर खूब गर्म कर दो ताकि इसके बैक्टीरिया कम से कम मर जाए। पता नहीं कुएं के पानी में कितने जंगली जानवर और कीड़े गिरे होंगे। प्रिया खुद बीमार होने के बावजूद भारी बाल्टियां उठाकर चूल्हे पर पानी गर्म करती है, उसे उठाकर बाथरूम में रखती है। लेकिन अवंतिका का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। भाभी, बाथरूम के अंदर तो शावर जेल है ही नहीं, और ये क्या रखा है? साबुन की इतनी बड़ी और गंदी टिकियां। अब मैं नहाऊंगी कैसे? बिना शावर जेल और लुफा के मुझे नहाना ही नहीं आता। मेरी लाडली ननद जी, वह नीम की साबुन की टिकिया है, एकदम शुद्ध, उससे नहा लीजिए, शरीर की सारी गंदगी और बीमारियां दूर हो जाएंगी। गांव में सब इसी से नहाते हैं। छी, मैं उस टिकिया को हाथ भी नहीं लगा सकती। ना जाने घर में उसे कौन कौन कहां कहां रगड़ता होगा।
मुझे अपना लग्जरी शवर जेल ही चाहिए भाभी। मैं इस तरह से नहीं नहा पाऊंगी, यह मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है अवंतिका, तू अभी मत नहा। मैं गांव के किसी लड़के को शहर भेजकर तेरे लिए मिनरल वाटर की कैन और वो शावर जेल मंगवा देती हूँ, और साथ में फेस वॉश भी, क्योंकि तू साबुन से अपना यह चमकीला मुंह तो धोती नहीं होगी। अरे वाह भाभी, अब जाकर आपको थोड़ी थोड़ी अकल आने लगी है कि मुझे क्या क्या चाहिए। आप भी अगर मेरे साथ कुछ दिन शहर चलती ना तो शायद धीरे धीरे सब कुछ सीख जाती, पर क्या करें, शहर वाले आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप आखिर हो तो गांव की गवार। को यह गवार शब्द सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वह राहुल के लिए चुप रहती है। अगले दिन प्रिया अवंतिका के पास जाती है और उसे खेतों की सैर कराने की बात करती है। अवंतिका, चलो आज तुम्हें अपने लहलहाते हुए सरसों के खेत दिखाकर लाती हूँ। शाम का समय है, बहुत सुंदर नजारा होगा और हवा भी ताजी मिलेगी। भाभी क्या घासपस देखना, कोई मॉल या अच्छी कैफे वाली जगह नहीं है क्या यहाँ? अच्छा चलो भाभी, खेत ही दिखा लो। मुझे एक बहुत जरूरी कंटेंट शूट करना है। कंटेंट क्या, तुम खेतों में बाथरूम जाओगी? अरे अब तो हर घर में बढ़िया शौचालय बन गया है, अवंतिका बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओ गॉड, अब दोनों पैदल निकलती है। अवंतिका अपनी साड़ी लहराते हुए चल रही थी कि अचानक उसका पैर एक ताजे गीले गोबर के ढेर पर पड़ जाता है। छियो शिट, ये क्या है? क्या इन गाय और भैंसों को कोई सिविक सेंस नहीं है? कहीं भी सड़क के बीच में गोबर कर देती है। मेरा पूरा पैर गंदा हो गया, मेरी स्किन इन्फेक्टेड हो जाएगी। मैंने बोला था अवंतिका चप्पल पहन लो। चलो पास में मेरी एक पड़ोसन का घर है, वही नल पर ले जाकर तेरा पैर साफ करवा देती हूँ। प्रिया उसे पड़ोसन के घर ले जाती है, जो अवंतिका को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये तो अवंतिका है, कितने बड़े हो गई है, कितनी सुंदर है, बिल्कुल शहर की मैम साहब लग रही है। अवंतिका, याद है तुझे? पहले तो तू छोटी सी फटी कच्छा पहनकर यहाँ गलियों में कंचे खेल करती थी और पूरे मुंह पर धूल लपेटे रहती थी। बस जी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ और वो सब मेरी याददाश्त में भी नहीं है। आप कुछ भी फालतू मत बोलिए, बस मेरा पैर साफ करने दीजिए। यह सुनकर पड़ोसन काफी हैरान हो जाती है, पर वह कुछ नहीं कहती और उसका पैर धुलवा देती है। अब शाम को प्रिया रसोई में खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, आज तो अवंतिका के लिए उसकी पुरानी पसंद की बाजरे की खिचड़ी और गुड़ बनाया है। अब तो वो नखरे नहीं करेगी, आखिर बचपन में तो यही मांग मांग कर खाती थी। जैसे ही अवंतिका थाली में बाजरे की खिचड़ी देखती है तो वो फिर से भड़क जाती है और थाली सरका देती है। ये क्या है भाभी? खिचड़ी? यह बीमारों वाला खाना कौन खाएगा इस घर में? अरे अवंतिका, सुबह ही तुमने कहा था ना कुछ हल्का बना देना, तो मैंने सोचा खिचड़ी से हल्का क्या होगा। भाभी, मुझे लगा आपने एडो खिचड़ी या मशरूम ओट्स बनाया होगा। आपने ये काले काले बाजरे बना दिए। सॉरी, मैं नहीं खा सकती, ये तो शहर में कबूतर और कौवे खाते हैं, मैं नहीं। अवंतिका, अपनी हद में रह, यह अन्न है, इसका अपमान मत कर। जो बना है वही खाना होगा, वरना भूखी सो जा। भाभी, मैं भूखी रह लूंगी, पर अपनी डाइट और स्टेटस से समझौता नहीं कर सकती। बस बात खत्म। इतना बोलकर अब अवंतिका गुस्से में कमरे में चली जाती है। यह देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और अगले सुबह नाश्ते के समय प्रिया अवंतिका के सामने सिर्फ उबला हुआ सलाद और ब्लैक कॉफी रख देती है, जिसे देखकर अरे वाह भाभी, अब लग रहा है आपको मेरी पसंद समझ में आ गई। पर आप लोग क्या खा रहे हो? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसकी बात सुनकर प्रिया रसोई से ताजे कड़क मूली और गोभी के पराठे, आम का खट्टा अचार, मक्खन और दही की लस्सी लेकर आती है। अवंतिका, तू अपना यह हेल्दी घास फूस खा, हम तो यह देसी पराठे खाएंगे। सर्दियों की सुबह में इनका स्वाद ही कुछ और है। वैसे भी तेरी भाभी और मैं पहले ही अनफिट है, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अपनी फिटनेस का ख्याल रख। प्रिया और राहुल दोनों ही स्वाद लेकर खाने लगते हैं और अवंतिका उन्हें स्वाद लेकर खाते हुए देखती है तो अचार की खुशबू से उसके पेट में मरोड़ उठने लगती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया और राहुल बाहर जाते हैं तो अवंतिका दबे पाव रसोई में घुसती है कि शायद कोई पराठा बच गया हो, पर वहाँ तो सारे बर्तन चमचमा रहे थे, एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। बताओ, भाभी ने तो कुछ रखा ही नहीं। अरे दिखावे में मैंने क्या कह दिया कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ।
तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि वो मुझे सच में उबली हुई सब्जियां देंगी। बताओ, इन कमबख्त लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए। इस तरह अवंतिका अब मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। देखते देखते शाम हो जाती है और शाम को पूरा परिवार और पड़ोसन बरामदे में बैठकर मलाई वाली ठंडी लस्सी के गिलास कटक रहे थे। अवंतिका का भूख से बुरा हाल था। वह आती है। क्या बात है, बड़ी हंसी ठोली चल रही है। ये क्या पी रहे हैं आप लोग? बड़ा डिलीशियस लग रहा है। ओ अवंतिका, तुम्हारी कड़वी ब्लैक कॉफी ठंडी हो रही है, वो ले लो ना। हम तो ये गांव की शुद्ध मलाई वाली मीठी लस्सी पी रहे हैं। तू नहीं पिएगी, उसमें बहुत कैलोरी होती है। हाँ अवंतिका, ऐसी मलाईदार लस्सी तो तूने शहर के 5 स्टार होटल में भी नहीं पी होगी। अवंतिका की भूख और बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह जब प्रिया रसोई में फिर से पराठे सेक रही थी तो अवंतिका रोनी सूरत लेकर वहाँ पहुँचती है। क्या बना रही हो भाभी? बहुत ज्यादा भूख लगी है, रात भर नींद ही नहीं आई भूख से। अवंतिका, मैं और राहुल तो आलू पनीर के पराठे खाएंगे, पर तू फिक्र मत कर, तेरा बिना स्वाद वाला सलाद और काली कॉफी तैयार है। अवंतिका अब खुद पर काबू नहीं रख पाती और चिल्लाते हुए कहती है, अरे बस बहुत हुआ भाभी, अब मैं यह और हेल्दी होने का झूठा दिखावा नहीं कर। मुझे भी वही आलू पनीर के पराठे खाना है, वो भी ढेर सारा मक्खन और अचार के साथ, और साथ में वही लस्सी का बड़ा ग्लास भी चाहिए। मुझे कोई डाइट नहीं करनी, मुझे बस यह खाना खाना है। अवंतिका की बात सुनकर राहुल भी किचन में आता है। राहुल और प्रिया एक दूसरे को देखकर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। अरे मेरी प्यारी ननद, चिंता मत कर, तेरे लिए पराठे तैयार रखे हैं। हमें पता था तू ज्यादा दिन इस सलाद का नाटक नहीं कर पाएगी। तेरे पति ने हमें पहले ही बता दिया था कि तू घर में सब कुछ चट कर जाती है, बस यहाँ तू अपनी अमीरी का झूठा दिखावा करेगी। अवंतिका शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और फिर पूरे परिवार के साथ जमीन पर बैठकर मजे से देसी खाने का मजा लेती है। तो दोस्तों, यह कहानी है ना मजेदार? कमेंट करके और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल जरूर दबाएं ताकि एक भी कहानी मिस ना हो। और हाँ, बताइए अगली कहानी किस तरह की हो।